एप्पल फ्रूट स्टिक्स बनाई जाती हैं पेस्ट्री और प्यार के साथ। और हम जाएंगे अंडे तोड़ने के प्लांट में और साथ ही रोल करेंगे टॉर्टियाज। मगर सबसे पहले ये मीठी चीज जो क्यूब्स, पाउडर, दाने और तरल रूप में आती है। सही पहचाना, ये शक्कर ही है। कनाडा का शक्कर उद्योग $8 करोड़ का उद्योग है और इसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। कनाडा में साल भर में 12 लाख टन रिफाइंड शुगर का उत्पादन होता है। रेड पाथ शक्कर का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। ये कंपनी 1854 से शक्कर बना रही है और लेक ओंटारियो के किनारे पर साफ नजर आती रेड पाथ की 13 मंजिलों वाली 3 इमारतें हैं और एक गोदी भी है। मौजूदा फैक्ट्री 1950 के दशक के आखिरी दिनों में बनी थी, इसलिए ये हाल में बने सेंट लॉरेंस सीवे का इस्तेमाल कर सकती है, जो लेक ओंटारियो को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस प्लांट में बनाई जाने वाली शक्कर दक्षिण और मध्य अमेरिका के गन्ने के खेतों से जहाजों से आती है। गन्ने को खेतों में ही थोड़ा प्रोसेस कर लिया जाता है, मगर उसे रिफाइन करना जरूरी होता है, यानी उसे धोने और साफ करने के बाद बेचा जाता है। पहले तो शक्कर हमारे पास पीपों में आती थी, मगर अब ये काफी मात्रा में आती है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग इसे पाइप में से खींच क्यों नहीं लेते। हमने कहा कि वो नरम, भारी और चिपचिपी होती है, उसे वैक्यूम में से खींचा नहीं जा सकता। एक हाइड्रोलिक क्रेन जहाज से कच्ची शक्कर उतारती है। इतने बड़े ढेर को उतारने का यही सही तरीका है। एक विशाल आर्म एक बार में 7 टन कच्ची चीनी उठा लेती है। रेड पाथ इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि कुछ भी बचे नहीं। एक बुलडोजर अंदर उतारा जाता है जो एक एक दाना निकाल लेता है। पूरे कंटेनर को खाली करने में 5 दिन लगते हैं। फिर कच्ची चीनी को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए शुगर शेड में भेज दिया जाता है। वो करीब 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे कच्ची चीनी के बड़े से ढेर पर गिरती है। ये शेड फुटबॉल के 2 मैदानों जितना बड़ा है। इसमें 3 कंटेनर जहाजों की कच्ची चीनी रखी जा सकती है। यहीं से चीनी रिफाइन होने जाती है। हाँ, इस शेड से कच्ची चीनी एक विशाल कन्वेयर के जरिए रिफाइनिंग प्लांट में जाती है और उसका पहला पड़ाव होता है मिंगलर। जी हाँ, ये है मिंगलर। यहाँ पर कच्ची चीनी को एक विशाल मिक्सिंग ट्रफ में डाला जाता है। कच्ची चीनी में मोलासिस, सिरप और पानी मिलाया जाता है। इससे वो घोल बनता है जो ज्वालामुखी से निकलकर बहते घोल जैसा होता है, तभी तो इसे मैग्मा कहते हैं। इससे चीनी नरम हो जाती है और अगले चरण में उसे साफ कर लिया जाता है। उसमें मौजूद गन्ने का कचरा या धूल मिट्टी मोलासिस से चिपक जाते हैं। चीनी के इस घोल को एक सेंट्रीफ्यूज में 1 मिनट में 1200 बार घुमाया जाता है, जिससे चीनी के क्रिस्टल बाहर आ जाते हैं। ये समझिए कि आप अपनी वॉशिंग मशीन को स्पिन साइकिल पर चला रहे हैं। सारा पानी साइड की ओर उछलता है और उसके साथ ही मोलासिस और उससे चिपकी गंदगी भी धुल कर निकल जाती है। अब इसे वॉश्ड रॉ शुगर कहा जाता है। चक्कर लगाने के बाद चीनी को गर्म पानी और भाप से पिघलाया जाता है, जिससे रॉ लिकर बनता है। ये नाम इसको ट्रेड ने दिया है। अल्कोहल से इसका कोई वास्ता नहीं है। यहाँ उसे गर्म रखना जरूरी है, वरना ये जमने लगेगा और रेड पाथ फैक्ट्री में काम ही रुक जाएगा। चीनी को और साफ करने के लिए उसे कपड़े के बड़े बड़े फिल्टरों में डालते हैं, ताकि उसमें से बारीक कचरा भी बाहर आ जाए। इसके बाद सिर्फ तरल चीनी बच जाती है। फिर इसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं ताकि आप उसे अपनी चाय या कॉफी में डाल सकें। तरल चीनी इस वैक्यूम पैन में आती है, जहां इसे कम तापमान पर उबाला जाता है, जिससे पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है। ये कमाल की तकनीकी कारीगरी है, जिसे देखकर हैरानी होती है। यहाँ मास्टर शुगर बॉयलर तय करते हैं कि कब क्रिस्टल्स आखिरी चरण के लिए तैयार हैं। ये एक हुनर है जो अनुभवी निगाहों पर निर्भर है।
गीडो इन कंप्यूटर स्क्रीन्स पर नजरें टिकाए रखते हैं और बारीकी से चीनी के क्रिस्टल्स की स्थिति देखते रहते हैं। अगर कोई 19वीं सदी या 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में बैट्समैन बनता था तो उसे ये काम सीखने में 20 साल लग जाते थे। आज भी आधुनिक कंप्यूटरों और तकनीक के बावजूद माहिर होने में कई साल लग जाते हैं। जब गीडो को लगता है कि चीनी के क्रिस्टल सही स्थिति में आ गए हैं, तो चीनी के महीन क्रिस्टल्स को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए पैन में भेज दिया जाता है। यही वो सिरप होता है जिसमें सीड से जुड़कर बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। जब गीडो को लगता है कि वो सही आकार के हो गए हैं, तब उन्हें एक और स्पिनिंग मशीन में भेज दिया जाता है जो सिरप से क्रिस्टल्स को अलग कर देती है। यहाँ आप अपनी आंखों के सामने उन्हें सफेद होता देख सकते हैं। इससे अलग हुआ सिरप असल में मोलासिस है। इससे अगले बैच को साफ करने का काम लिया जाता है। अब यहाँ बच गई है सफेद चीनी, मगर ये अभी भी थोड़ी नम है। इसलिए क्रिस्टल्स को फिर से टंबल में घुमाया जाता है ताकि वो सूख जाएं। रेड पाथ में कई किस्म की चीनी को साफ किया जाता है, मगर इस बैच में 2-2 किलो के पैकेट बनेंगे जिन पर रेड पाथ की भरोसे की सील होगी। हमारा ट्रेडमार्क रेड पाथ का लोगो जॉन रेड पाथ के असली दस्तखत से लिया गया है और कनाडा में ये किसी फूड कंपनी का पहला ऐसा लोगो है जो इतने लंबे समय से बदला नहीं है। रेड पाथ दिन में इस तरह के करीब 50,000 बैग बना लेती है, यानी 100 टन से ज्यादा चीनी। जब चीनी के इन पैकेटों के बंडल बना लिए जाते हैं, तब उन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए रिफाइंड शुगर के गोदाम में रख दिया जाता है। अब ये बाजार में जाने को तैयार है, जहां से लाकर आप इससे केक बनाएं या फिर इसे अपनी कॉफी में मिलाएं। इस तरह से गन्ने का रस सफेद दानेदार चीनी में बदल जाता है। नरम फ्लेकी बटरी पेस्ट्री के अंदर गर्म सेब की फिलिंग, ये भी कह सकते हैं कि ये एप्पल पाई की एक स्लाइस है। अमेरिका के लोग भले ही एप्पल पाई को अपनी खोज माने, मगर इस एप्पल फ्रूट स्टिक को इतना मशहूर बनाने का श्रेय तो टोरंटो की ट्रेडिशन फाइन फूड्स को ही जाता है। ट्रेडिशन कंपनी शुरू हुई थी 1982 में एक छोटे से घरेलू व्यवसाय से, मगर 30 साल बाद ये करीब 10,000 वर्ग मीटर में बने इस प्लांट में फैली है, जहां सिर्फ 1 घंटे में 38,000 बेक्ड कुकीज, 28,000 मफिन्स और करीब 20,000 क्रोसॉन्स बना लिए जाते हैं। तो आइए हम भी पफ पेस्ट्री एप्पल स्टिक्स बनाना देखते हैं। पफ पेस्ट्री डो बनाने के लिए अंडे, नमक और तेल को हाथों से तोला जाता है। इन सबको 1 मिनट तक बहुत धीरे धीरे मिलाया जाता है ताकि ये आपस में मिलने लगे। फिर 12 मिनट तक तेजी से मिलाते हैं ताकि मिश्रण अच्छी तरह से मिल जाए। इस मिश्रण का वजन करीब 3 क्विंटल होता है। इसके लिए हमें बहुत अच्छे मिश्रण की जरूरत पड़ती है। ये मैदे के अंदर के प्रोटीन और नमी का मिश्रण है। जब ये बॉन्ड बनाना शुरू करता है तो वो काफी हद तक एक इलास्टिक बैंड की तरह होता है जो इस सब को एक साथ रखने की क्षमता रखता है। ये टीम दिन भर में डो के 60 बैच तैयार कर सकती है। इसके बाद ये डो एक्सट्रूडर में जाता है। ये मशीन पेस्ट्री का पूरी तरह से एक सार मिश्रण बनाती है। यहाँ से ये 5 रोल एक्सट्रूडर में जाता है। वहाँ से ये करीब 9.5 मिलीमीटर मोटी शीट के रूप में बाहर आता है। इसके बाद डो पर मक्खन की 9.5 मिलीमीटर मोटी परत डाली जाती है और फिर उसके ऊपर डो की उतनी ही मोटी एक और परत। इनसे बनती है पफ पेस्ट्री। इसके बाद 9.5 मिलीमीटर मोटी फैट की परत डाली जाती है और 9.5 मिलीमीटर की निचली परत। ये एक सैंडविच जैसी परत बन जाती है। इसके बाद ये मशीन से बाहर आ जाती है जहां इस ढेर को कम किया जाता है। सारी परतें बराबर होने की वजह से जब इसे बेक करते हैं तो हर परत बराबर फूलती है। हाँ, पफ पेस्ट्री में यही तो होता है, ये फूलती है। इसमें खमीर नहीं डाला जाता, सिर्फ बुनियादी स्टीम पावर के विज्ञान का इस्तेमाल होता है। ये फिजिक्स का सिद्धांत है कि भाप से स्टीम पॉकेट बनते हैं और स्टीम पॉकेट में भाप भरती है जिससे मिश्रण थोड़ा सख्त हो जाता है और फिर इसके अंदर एक स्ट्रक्चर यानी भुरभुरी परत बनती है। इसके बाद पेस्ट्री की उन बराबर परतों को साथ में मोड़ा जाता है, या बेकरी वालों की भाषा में कहें तो डो को लैमिनेट किया जाता है।
इसके बाद एक गियोटिन मशीन इसे छोटे टुकड़ों में काट देती है। बेकर्स इन्हें बुक्स कहते हैं। इसे मिलाने, बेलने, काटने और मोड़ने के बाद पफ पेस्ट्री के मिश्रण को रिटार्डर नाम के एक कूलर में आराम करने के लिए डाल दिया जाता है। फ्रेंच भाषा के रिटार्डर शब्द का मतलब है धीमे या डीले करना। आठ घंटे आराम से रखे रहने के बाद ये मिश्रण फिर से प्रोडक्शन लाइन पर आ जाता है। अब 70 मिलीमीटर मोटी ये परत एक के बाद एक करके कई शीटिंग हेड से गुजरती है, जिससे ये हर बार और पतली होती जाती है और आखिर में सिर्फ 2.4 मिलीमीटर मोटी रह जाती है। 1 घंटे में 3 टन पेस्ट्री को बेल लिया जाता है। एक बार में 8 पट्टी की दर से हर मिनट 1000 पट्टियां काट ली जाती हैं। इसके बाद इनमें सजावटी मगर बेहद जरूरी चीरे लगाए जाते हैं। बेकिंग में इन चीरों की मदद से ही फल में मौजूद नमी की भाप बाहर आती है। जी हाँ, कटे हुए सेबों की फिलिंग। प्लांट में ये फिलिंग बनी बनाई आती है। कटे हुए सेबों को शक्कर, कॉर्न सिरप और सिट्रिक एसिड के साथ मिलाया जाता है। पानी की ये गिरती बूंदें पेस्ट्री की नमी बनाए रखने के लिए हैं। 8 नोजलों से सेब का मिश्रण पेस्ट्री पर डाला जाता है। इसके बाद हल जैसा एक औजार पेस्ट्री को फिलिंग के ऊपर मोड़ देता है। मुड़ने पर दोनों किनारे सील हो जाते हैं और फिलिंग बाहर नहीं आती। इसके बाद इन्हें बड़ी तेजी और सफाई से टुकड़ों में काट लिया जाता है। इससे सभी साइड अच्छी तरह सील हो जाती हैं। 1 मिनट में करीब 240 टुकड़े तैयार कर लिए जाते हैं। हम एक निवाले जितने बड़े 80,000 टुकड़े 1 घंटे में बना लेते हैं। मतलब 10 घंटे की शिफ्ट में करीब 8 लाख टुकड़े तो बनाते ही हैं। इसके बाद एप्पल स्टिक्स पर पानी की हल्की सी फुहार डाली जाती है ताकि शक्कर उससे चिपक जाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हें कच्चा ही बेचा जाता है। ताजगी बनाए रखने के लिए इन्हें एक ब्लास्ट फ्रीजर में -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर करीब 25 मिनट तक रखा जाता है। अच्छी तरह से बर्फीला जमने के बाद इन्हें डिब्बों में पैक करके सील कर दिया जाता है और तारीख की मुहर लगा दी जाती है। अब ये घर में बेक करके खाने के लिए तैयार हैं। अच्छी पेस्ट्री वही है जिसमें सही मात्रा में परतें हो, वो नर्म और मुलायम हो, फिलिंग की मात्रा सही हो, ऊपर से शक्कर छिड़की हो और बेक करने पर वो सुनहरे रंग की हो जाए। वो खाने पर मुंह में घुल जाए बस। तो उन मजेदार परतदार एप्पल स्टिक्स का असली राज छिपा है उसकी ध्यान से बनाई परतों में। बनाते रहिए जनाब। थोड़ी आइसक्रीम भी मिलेगी क्या? भूरी मुर्गियां भूरे अंडे देती हैं तो सफेद मुर्गियां सफेद अंडे, मगर अंदर से सब एक जैसे ही होते हैं। अंडे पौष्टिक तत्वों से भरे होते हैं क्योंकि उनका मकसद ही यही है, अंदर मौजूद बच्चे को बाहर निकलने से पहले पौष्टिक खुराक देना। खोल का रंग चाहे जैसा हो, अंडों में पौष्टिकता एक जैसी ही पाई जाती है। इस कूलर में 27 लाख अंडे रखे जा सकते हैं। ये अंडे यहाँ हर हफ्ते आसपास के फार्मों से लिए जाते हैं और शाम होने तक करीब सारे अंडे तोड़ दिए जाते हैं। सुप्रीम एग्स हर उस रसोई को परेशानी से बचाता है जहाँ रोजाना हजारों अंडे तोड़े जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ 10-15 महिलाएं बैठकर दिन भर अंडे तोड़ती रहें। वो तो समय की बर्बादी है। एक बार में 30 अंडे कन्वेयर बेल्ट पर सक्शन के जरिए रखे जाते हैं। पानी की इस फुहार से उनके ऊपर लगी धूल मिट्टी साफ हो जाती है। फेलिसिया इस बात पर नजर रखती हैं कि अंडे के अंदर खून के धब्बे तो नहीं हैं। इसे कैंडलिंग कहते हैं क्योंकि पुराने जमाने में ये प्रक्रिया मोमबत्ती के सहारे होती थी। आप फिक्र मत कीजिए, खून के इन हल्के धब्बों का ये मतलब नहीं कि इन अंडों में चूजे हैं। इन्हें आप खा सकते हैं। अगर पसंद न हो तो छुरी की नोक से धब्बे को हटा लीजिए। आइए अब मिलते हैं इस प्रक्रिया के हीरो से। तेज रफ्तार अंडे तोड़ने वाली ये मशीन हॉलैंड से मंगवाई गई है, जहां इंस्पेक्शन को ध्यान में रखकर इसे खास तौर पर बनाया गया था। उन्होंने कई साल पहले ये पता लगा लिया था कि अगर कोई आदमी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते कैरोसेल पर नजर रखे तो उससे ज्यादा चूक नहीं होगी। असल में
ये मामला दिमाग का है। ये इतनी तेज रफ्तार है कि आंखें बस इतना ही देख सकती हैं कि ये 1 मिनट में 540 अंडे तोड़ देती है। अंडे की जर्दी और सफेदी एक नांद में जाती है। वहाँ से सफेदी फिल्टर के जरिए एक पाइप में जाती है तो जर्दी दूसरे पाइप में। जर्दी में नमक या शक्कर मिलाई जाती है, जिससे जिनके पास ये जाती है उन्हें इस काम से मुक्ति मिल जाती है। अलग करने के बाद जर्दी और सफेदी दोनों को पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइजिंग टैंक में 40,000 लीटर फोड़े हुए अंडे डाले जा सकते हैं। 62.5 डिग्री सेल्सियस पर 3.5 मिनट तक गर्म करने के बाद ये अंडे पैस्चराइज हो जाते हैं। इससे अंडे में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया मर जाते हैं और अब ये ज्यादा वक्त तक सही रह सकते हैं। सुप्रीम एग्स एक दिन में 80,000 किलो अंडों के तरल की पैकिंग कर लेती है, जो बेकरियों, होटलों और केटरर्स के पास जाने को तैयार होते हैं। आप इन अंडों से कई व्यंजन बना सकते हैं और उनकी जर्दी और सफेदी से भी। बस सनी साइड अप नहीं बना सकते। हाँ, मगर उससे मजेदार ऑमलेट तो बना ही सकते हैं। स्पेनिश में इसका मतलब है छोटा केक, मगर इसे डिजर्ट नहीं माना जाता है। ये टोर्टियाज हैं और मेक्सिकन खाने की इस जरूरी चीज को बनाने में ही सोनोरा फूड्स ने महारत हासिल की है। टोर्टियास मेक्सिको की खोज है। इनकी शुरुआत हुई थी सोनोरन डेजर्ट इलाके में, जो अब अमेरिका और मेक्सिको का हिस्सा है। इसमें 2 खास क्विजीन को मिलाया गया था, एक मेक्सिकन और दूसरी काउबॉय कुजीन। टोर्टियाज की शुरुआत हुई थी सोनोरन डेजर्ट से और इस कंपनी का नाम है सोनोरा फूड्स। तभी तो ये इन छोटे रैप्स के उस्ताद हैं। टोर्टियाज डबल रोटी के बाद बेकरी उत्पादों में दूसरी सबसे लोकप्रिय चीज है। ये इतने लोकप्रिय इसलिए हैं कि इनका इस्तेमाल आसान है और ये महंगे भी नहीं हैं। इसे खाना आसान है और सोनोरा के लिए इन्हें बनाना भी। ये घंटे भर में ही 28,000 टोर्टियाज बना लेते हैं, मतलब साल भर में करीब 4.5 करोड़ टोर्टियाज। टोर्टियाज बनाने की शुरुआत करीब 10,000 बीसी में हुई थी। ये शुरू में मक्के को पीसकर बनाया जाता था, मगर अब सोनोरा में हर टोर्टिया बनाने की शुरुआत होती है सबसे अहम चीज आटे से। ये इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में हफ्ते में 2 बार मंगवाया जाता है। एक ही दिन में ये करीब 11 टन मैदे का इस्तेमाल कर लेते हैं और आटा अच्छी किस्म का होना जरूरी है, वरना सही स्वाद नहीं आएगा। हमारे लिए अच्छा टोर्टियास वही है जिसका इस्तेमाल रसोई में किसी भी तरह किया जा सके। हम जो आटा खरीदते हैं उसमें कोई मिलावट नहीं होती और उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और ग्लूटेन की वजह से ही हर टोर्टियास को ताकत मिलती है और वो लचीला भी होता है। जब आटा अपनी मजबूती साबित कर देता है, तब उसमें दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं। 20 किलो शॉर्टनिंग। बेकिंग पाउडर भी इस मिश्रण में डाला जाता है, जिससे ये ज्यादा लचीले बनते हैं। सामान्य तापमान पर शॉर्टनिंग यानी सॉलिड फैट से इन्हें हल्का टेक्सचर मिलता है। आखिर में पानी डाला जाता है। इसमें हर बैच के लिए 1.5 क्विंटल मिश्रण तैयार होता है। पहले तो इस मिश्रण को धीरे धीरे मिलाया जाता है ताकि गीली और सूखी चीजें मिल जाएं। फिर इसे तेजी से मिलाते हैं ताकि मिश्रण को सही तापमान और गाढ़ापन मिले। इसके बाद ये मिश्रण एक बड़े हॉपर में जाता है, जहां ये टोर्टियाज आकार लेने को तैयार होते हैं। पहले तो डो को 10-10 गोलों की कतार में काटा जाता है। फिर इन्हें मिनी एलिवेटर्स में 10 मिनट के लिए डाला जाता है, जहां ये प्रूफ होते हैं या थोड़ी देर आराम करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये ज्यादा फूले। जब ये नीचे आते हैं तब ये लोडिंग प्लेट्स पर जाते हैं। उन लोडिंग प्लेट्स से ये टोर्टियास सीधे प्रेस में जाते हैं। ये प्रेस टोर्टिया को गोल रोटियों के आकार में बेल देती है और सीधा अवन में भेज देती है। मगर ये कोई आम अवन नहीं है। ये इन टोर्टिया को सिर्फ 6 मिनट में पका देती है। मगर अब सबसे अहम बात, यहाँ तापमान पहले तो ज्यादा होता है, मगर जैसे जैसे ये नीचे आते हैं वैसे वैसे वो कम होता जाता है।
सबसे ज्यादा तापमान करीब 104 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे इन्हें पकाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तापमान कम होता जाता है। अवन का सबसे कम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पहुँचने तक टॉर्टियस पूरी तरह से पक जाते हैं। इनके पकने के दौरान चूंकि तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है, इसलिए बाहर आने पर इनसे भाप नहीं निकलती और ये काफी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। इनकी माप लेकर देखा जाता है कि इनका व्यास स्टैंडर्ड 6 इंच का है या नहीं। अगर कम या ज्यादा होता है तो उन्हें अलविदा कह दिया जाता है। एक मशीन इन टॉर्टियाज को जमा करके दर्जन के हिसाब से गिनती करती है। फिर इन्हें दबा दिया जाता है ताकि अंदर की बची खुची हवा भी निकल जाए। हर मशीन ऑटोमेटिक है। अगर कोई पैकेट वजन में कम हुआ तो मशीन उसका पता लगा लेती है। अगर पैकेट में 11 टॉर्टियस ही हुए तो मशीन उस पैकेट को बाहर कर देती है ऑटोमेटिकली। अब ये मजबूत लचीले टॉर्टियाज तैयार हैं। आप जैसे चाहें वैसे खाएं। आप टॉर्टियस के अंदर खाने की कोई भी चीज डाल सकते हैं। इसे सैंडविच की तरह खाइए या टैको बनाइए, ये तैयार है। अब इससे आसान और क्या होगा। गोश्त, चिकन, मछली, चीज और थोड़ा सा सालसा डालिए और स्वाद का मजा लीजिए।